हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और इस तस्वीर में आपको नजर आती है ये लाल लकीर कुछ और नहीं, टर्की के इस्तांबुल को एक आइलैंड में बदल देने वाली लकीर है। पर ये लकीर आखिर ऐसा कैसे करेगी? जितना जरूरी इस सवाल का जवाब है, उतना ही जरूरी है ये सवाल कि आखिर इस्तांबुल को आइलैंड बनाना ही क्यों है ना? इसका जवाब है पैसा। क्योंकि उसके आइलैंड बनते ही इस्तांबुल पर भी सन 2020 इजिप्ट के सुएज कैनाल से सिर्फ टोल से मिलने वाले 42,000 करोड़ रुपयों की बारिश होगी। पर हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर सिर्फ इस्तांबुल को एक आइलैंड बना देना है और उससे देश इतने सारे पैसे कमा सकता है, तो आखिर खुद टर्की के लोग क्यों अपने देश की तरक्की की ओर बढ़ते कदमों को थाम रहे हैं? क्यों टर्की के लोग इस बात से खुश नहीं है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड कैसे टर्की इस्तांबुल को आइलैंड बना रहा है। अब ये लाल लकीर जो इस्तांबुल को आइलैंड बनाने वाली है, इसे जानने से पहले हमें इस्तांबुल और इस नीली लकीर की गहराइयों को नापना होगा, जिसकी शुरुआत ये जानने से करते हैं कि इस्तांबुल कहाँ है और इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा और इसकी लोकेशन का एड्रेस आपको इसी बात से चल जाएगा। इस्तांबुल दुनिया का वो इकलौता शहर है जो एक नहीं दो कॉन्टिनेंट्स में बटा हुआ है, जिसका हिस्टोरिकल और कमर्शियल हिस्सा यूरेशियन कॉन्टिनेंट में आता है और 1/3 पॉपुलेशन जहां पर बसती है वो हिस्सा एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। और आज इस्तांबुल टर्कीज लार्जेस्ट सिटी एंड वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट सिटी है, जहां 14.1 मिलियन पॉपुलेशन यानी यूरोप और मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमेरेशन यहां पर बसी हुई है। इसके साथ ही इस्तांबुल का हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन भी बहुत वास्ट रहा है, जो 660 BC में सरायबुर्नु प्रोमोंटरी ने फाउंड किया था और तब बाइजेंटियम नाम से जाना जाता था। 5343 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये शहर 16 शतकों तक इतिहास के 4 मेजर एम्पायर्स यानी रोमन, बाइजेंटाइन, लैटिन, ऑटोमन एम्पायर्स का कैपिटल भी रह चुका है। पर आज प्रेजेंट में भी ये शहर अपने जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के चलते टर्की और दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि खुद GAWC जो वर्ल्ड सिटीज को इकोनॉमिक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हेडक्वार्टर्स जैसे कई सारे पैरामीटर्स पर रैंक करता है, उसने इस्तांबुल को अल्फा वर्ल्ड सिटी का रैंक दिया है। क्योंकि ब्लैक सी और मरमरा सी जैसे लैंडलॉक सीज के बीच का एकमात्र कनेक्शन होने के साथ 25% ऑफ ग्लोबल ट्रैफिक वॉल्यूम रखने वाले मेडिटेरेनियन सी का कनेक्शन भी इस्तांबुल को 2 हिस्सों में बांटने वाले बॉस्फोरस स्ट्रेट से ही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि इस्तांबुल के हासिल किए बुलादियों में बॉस्फोरस स्ट्रेट का सबसे बड़ा हाथ है और इसीलिए इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। क्योंकि 32 किलोमीटर लेंथ, 700 से 3300 मीटर विड्थ और मैक्सिमम 110 मीटर्स डेप्थ में फैला ये स्ट्रेट जहां इस्तांबुल और एशियन यूरोपियन कॉन्टिनेंट को अलग करता है, वहीं ये हर साल 48,000 शिप्स को पैसेज देता है, जो सुएज कैनाल और पैनामा कैनाल से 3 से 4 गुना ज्यादा ट्रैफिक है। और जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। पर इस नॉन स्टॉप ट्रैफिक में भी फुल स्टॉप लग सकता है। जैसे इजिप्ट के सुएज कैनाल में एवर गिवन शिप के 6 दिन तक अटकने से इजिप्ट को हर दिन 140 से 150 लाख डॉलर्स का नुकसान हुआ था। पर यह तो अनअवॉइडेबल नुकसान था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन कई ऐसे भी नुकसान है जो अवॉइड किए जा सकते हैं, जैसे डेटा की चोरी। और फिर वो चाहे 2016 में हुए याहू अकाउंट्स के $3 बिलियन की चोरी हो, जिसे अवॉइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना था। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में चोरी करने के लिए एक हैकर को ब्लॉकचेन में मौजूद हर एक ब्लॉक को तब तक ओपन करना होता है जब तक वो उस ब्लॉकचेन के शुरुआत तक नहीं पहुंच जाता, और ऐसा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसीलिए तो फ्यूचर कहे जाने वाली क्रिप्टो करेंसी लाइक बिटकॉइन लोग आज खरीदते जा रहे हैं। और अगर आप इस ब्लॉकचेन प्रूफ क्रिप्टो में ट्रेड, इसकी बाइंग और सेलिंग करने में इंटरेस्टेड हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपके लिए मैं लाया हूं CoinSwitch कुबेर ऐप, जहां पर आपको 85 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड करने का मौका मिलेगा और साथ ही इसमें आप 100 रुपए जितने अमाउंट से क्रिप्टो खरीद सकते हो। और सबसे कूल बात, 100 रुपए के बिटकॉइंस आपको फ्री मिलते हैं अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से इसे डाउनलोड करोगे तो। और उसके बाद आप अपनी चॉइस के किसी भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म हर यूजर का KYC भी करता है। इसका मतलब यहाँ पर आप सिर्फ ट्रस्टेड यूजर से ही डील करोगे। और इस ऐप को यूज करना इतना सिंपल है जैसे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रहे हो। सो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग में इंटरेस्टेड हो, ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाहते हो, देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट योर फ्री बिटकॉइंस वर्थ ₹100 टुडे। अब कनेक्टिंग विद द ट्रेडिंग पार्ट, जैसे बॉस्फोरस स्ट्रेट की ट्रेडिंग उसकी शुरुआत से ही शुरू हुई थी और जहां आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, और दुनिया के इस एक्सट्रीमली बिजी शिपिंग रूट से रशिया यानी वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैरीटाइम क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर का 38% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। इतना ही नहीं, यहां से 3% ऑफ ग्लोबल सप्लाई मतलब 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन और 20 मिलियन टन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हर साल पास होता है। और इन सब के अलावा ओशियन करंट्स और पानी के टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से ये एक फिशिंग हब भी है, जिसका फायदा
रीजन की इकोनॉमी को होता है। इन्हीं रीजंस की वजह से 18th सेंचुरी से ही दुनिया भर की राइजिंग पावर को इस्तांबुल के स्ट्रेट में दिलचस्पी आने लगी थी, जिसकी वजह से इस पर अपना कंट्रोल बनाने के खातिर कई कन्वेंशन और ट्रीटीज को साइन किया गया था। जैसे 1833 में टर्क्स को हरा देने के बाद रशियंस ने सदन हमलों से खुद को बचाने की मांग करते हुए वॉरशिप्स का स्ट्रेट से आना जाना बंद करने के लिए टर्की के साथ ट्रीटी ऑफ हनकर इस्केलेसी साइन किया। पर 13 जुलाई 1841 के लंदन स्ट्रेट्स कन्वेंशन के चलते ट्रीटी ऑफ हुनकार इस्केलेसी को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें यह रूल बना कि नॉन टर्किश वॉरशिप्स एंड रशियन वॉरशिप्स पर्टिकुलरली पीस टाइम में स्ट्रेट पर नहीं घूम सकती। हालांकि रशिया के क्रीमिया वॉर के दौरान टर्की पर मंडराते हुए खतरे को देखकर उसके एलाइज यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने स्ट्रेट के रास्ते ही अपनी फ्लीट्स को भेजा, जिस पर सवाल तो उठे, लेकिन ये कन्वेंशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जुलाई 24, 1923 को लॉज़ान कन्वेंशन के थ्रू रिप्लेस हो गया, जिसमें सभी वॉरशिप्स के लिए फ्री पैसेज परमिशन दे दी गई। अब भले इससे बाकी देश खुश हो, पर सोवियत रशिया और टर्की रिपब्लिक खुश नहीं थे और इसीलिए 20 जुलाई 1936 में आया मॉन्ट्रूक्स कन्वेंशन। वही मॉन्ट्रूक्स कन्वेंशन जिसकी वजह से 1934 तक 4500 शिप्स की ट्रैफिक देखने वाले बॉस्फोरस स्ट्रेट को 1998 तक 49,304 शिप्स का ट्रैफिक देखने का मौका मिला। पर इस कन्वेंशन में ऐसा क्या था? इस कन्वेंशन को एग्जिस्टेंस में लाकर ट्रीटी ऑफ लॉज़ान मॉन्ट्रूक्स कन्वेंशन के लिए साइन करने वाले सभी लोगों ने बॉस्फोरस स्ट्रेट रीजन का कंट्रोल टर्किश मिलिट्री के हाथों में सौंपने का फैसला कर लिया, जिससे मर्चेंट वेसल्स की पैसेज को फुल फ्रीडम मिला। पर वॉर वेसल्स की पैसेज के लिए यहाँ कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जिसमें वॉरशिप्स को लेकर कुछ इस तरह के प्रोविजंस थे। नंबर 1, किसी भी रिपेरियन यानी स्ट्रेट के आसपास की कंट्री या नॉन रिपेरियन कंट्री के एयरक्राफ्ट स्ट्रेट को पार नहीं कर सकते। नंबर 2, सिर्फ रिपेरियन कंट्री के सबमरीन, पर सिर्फ तब जब वो परचेस के बाद ब्लैक सी में बेस ज्वाइन करने जा रहे हो या जब रिपेयर के लिए वो ब्लैक सी से बाहर जा रहे हो। नंबर 3, बॉस्फोरस स्ट्रेट को पास करने वाले किसी भी फॉरेन नेवल फोर्स का टोटल नंबर और मैक्सिमम एग्रीगेशन टनेज सिर्फ 9 या 15,000 टन ही हो सकता था। नंबर 4, ब्लैक सी में नॉन रिपेरियन स्टेट्स का मैक्सिमम एग्रीगेशन टनेज 45,000 टन होगा। नंबर 5, नॉन रिपेरियन स्टेट्स के वेसल्स ऑफ वॉर के लिए ब्लैक सी में मैक्सिमम एग्रीगेट टनेज 30,000 टन होगा। नंबर 6, नॉन रिपेरियन स्टेट्स के वॉर वेसल्स 21 डेज से ज्यादा ब्लैक सी में नहीं रह सकते। एंड लास्ट, नंबर 7, रिपेरियन स्टेट्स अपने वेसल्स को यहां से ले जाने के 8 दिन पहले टर्किश ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करेंगे, और वहीं नॉन रिपेरियन स्टेट्स के लिए प्रायर इन्फॉर्मेशन करने वाले इस रूल का टाइम 15 डेज था। पर सिर्फ पास्ट में ही नहीं, आज भी ऐसे 2 देश हैं जिन्हें बॉस्फोरस स्ट्रेट में बहुत इंटरेस्ट है। पहला रशिया, जो इस स्ट्रेट से अपने क्रूड ऑयल को मेडिटेरेनियन सी और फिर वहां से दुनिया भर में बेचता है, और दूसरा यूएसए, जो नेटो अलायंस के चलते अपने एलाई कंट्रीज की सिक्योरिटी के खातिर ब्लैक सी में अपने नेवल प्रेजेंस को रखता है, जो रशिया के क्रीमिया के इन्वेजन के बाद बढ़ चुका है। पर इस सब के चलते ब्लैक सी की सिक्योरिटी की चिंता तो हमें यूएस के स्टेटमेंट से करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने ब्लैक सी में अपनी सिक्योरिटी टाइज को और भी बढ़ा देने की बात की। और इन्हीं सब चीजों की वजह से टर्की ने इस्तांबुल को आइलैंड बनाने की ठान ली, यानी उन्होंने प्रोजेक्ट कनाल इस्तांबुल को पिक्चर में लाया, जो आज एक अंडर कंस्ट्रक्शन शिपिंग राउट है, और ये फ्यूचर में इस्तांबुल के बॉस्फोरस स्ट्रेट की तरफ पैरेलल रन करेगा और ब्लैक सी को मरमरा सी से कनेक्ट भी करेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में सिर्फ 6 साल ही नहीं लगेंगे, पर 1 लाख करोड़ रुपए भी खर्च होंगे, जिससे बनेगा 45 किलोमीटर लंबा 21 मीटर गहरा मैनमेड कैनाल, जो टर्किश गवर्नमेंट क्लेम के अकॉर्डिंग बॉस्फोरस से ज्यादा सेफर, फास्टर और इजी टू नेविगेट होगा, और साथ ही साथ ये कमर्शियल शिप्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन भी बनेगा। अब ये तो इस अट्रैक्टिव ऑप्शंस के बस कुछ ही फायदे थे, पर क्या कनाल इस्तांबुल के और भी फायदे हैं? बिल्कुल है, क्योंकि गवर्नमेंट के मुताबिक ये कैनाल ना सिर्फ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होगा, पर इसकी मदद से बॉस्फोरस स्ट्रेट में लार्ज नंबर ऑफ शिप्स के चलते होने वाले पोल्यूशन और ट्रैफिक प्रॉब्लम को भी रिड्यूस किया जाएगा। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट से और भी कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो सकेगी। जैसे इस कैनाल के दोनों साइड पर 2,50,000 बिल्डिंग्स प्लान की गई है, और इस कैनाल के आसपास मौजूद रेसिडेंट्स को पूरी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे बेरूट एक्सप्लोजन और हेलीफैक्स एक्सप्लोजन जैसे एक्सीडेंट्स ना हो सके। इसके साथ ही इससे शिप्स के लॉन्ग वेटिंग आवर्स और डिले टाइम को भी कम किया जा सकेगा, और बॉस्फोरस स्ट्रेट की ब्यूटी, उसके नेचर और उसके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट सेंटर को एज अ टूरिस्ट स्पॉट यूज किया जाएगा, ताकि दुनिया भर के लोग इसे अप्रिशिएट कर सके, जो आज इसके कमर्शियल रूट की तरह यूज होने से पॉसिबल नहीं है।
पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये टोल्स और ऐसे ही अलग चार्जेस से कंट्री के लिए नए फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओपन करेगा। और सिर्फ टोल्स से कितना प्रॉफिट हो सकता है ये तो आप कनाल इस्तांबुल की तरह इजिप्ट में बने सुएज कैनाल के एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जिसने 2020 में सिर्फ टोल से 42,000 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, और जहां कनाल इस्तांबुल के इतने सारे फायदे हैं, वहीं उसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसे इस प्रोजेक्ट से होने वाला एनवायरमेंटल रिस्क। क्योंकि खुद एनवायरमेंटलिस्ट और वहां के मेयर्स का यह कहना है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से टर्की के फ्रेश वाटर रिजर्व को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और शायद इससे ये रिसोर्सेज सी वाटर से कंटामिनेट भी हो जाए। साथ ही इससे ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के फ्लोरा एंड फौना पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा, और लोकल स्ट्रीम्स एंड करंट्स में भी एक्सचेंज ऑफ वाटर की वजह से ऑल्टरेशन होंगे, जिससे इन फ्यूचर इस्तांबुल के पूरे सैनिटाइजेशन सिस्टम्स की कंडीशनिंग बिगड़ सकती है। और वहीं फ्रेश वाटर रिवर्स और अंडरग्राउंड स्ट्रीम से बहाव में बदलाव लाने से इस्तांबुल एरिया में होने वाले वाटर सप्लाइंग में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। साथ ही इस्तांबुल के आइलैंड बनने से इकोलॉजिकल रिस्क बढ़ेंगे, जिससे सिर्फ सीरियस इंटरनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट और सपोर्ट मिलने से टर्की को डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकता है, और इससे बड़े पैमाने पर लैंड लॉस और लोगों का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। शायद यही वजह है टर्की के लाइफलाइन कहलाने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए खुद टर्की के लोग मंजूरी नहीं भर रहे हैं। Kanal İstanbul'a karşıyım çünkü Kanal İstanbul, İstanbul'un yok edilmesi projesidir. जैसे टर्की के 100 रिटायर्ड एडमायरल्स ने इस प्रोजेक्ट को अपोज करने के लिए गवर्नमेंट को खत तक लिखा, जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड ट्रीटी का उल्लंघन और पीस के खिलाफ बताया था। पर एडमायरल्स की इस बात को समझने की बजाय वहां उन एडमायरल्स को सजा दी गई, और जनता तो जनता, वहां के मेयर्स तक ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट लोगों के लिए एनवायरनमेंट से लेकर सिक्योरिटी हर टर्म में हजार्डस है। İstanbul'u tehdit etmektedir. Suyla ilgili, doğayla ilgili, güvenlikle ilgili. और अपनी ये बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने या कनाल या इस्तांबुल की पहल भी की थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो प्रेसिडेंट अर्गोडान की ऑपोजिशन पार्टी ने कही, क्योंकि उनका कहना है कि वो प्रेसिडेंट अर्गोडान के हार पर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। पर एक बात तो रिपोर्ट से साफ होती है कि वहां के लोगों से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में मौजूद हर किसी को इस प्रोजेक्ट से प्रॉब्लम होने की वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंट ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन लोगों के पैरों तले से तो जमीन तब खिसक जाती है, तब लोगों को ये पता चलता है कि जिस प्रोजेक्ट को आज इस्तांबुल की लाइफलाइन कहा जाता है, इसके खिलाफ सिर्फ लेटर लिख देने से गवर्नमेंट सजा दे रही है, और जिस प्रोजेक्ट को खुद प्रेसिडेंट अर्गोडान एक समय पर क्रेजी प्रोजेक्ट कहकर अपोज कर रहे थे, उस पर आज क्रेजी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। क्या ये पैसों का लालच है? बट एनीवे, अब आपकी टर्की के प्रेसिडेंट और इस्तांबुल के आइलैंड बनने पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, साथ ही मैं कॉइनस्विच से फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो की ट्रेडिंग को आज ही 100 रुपए के साथ स्टार्ट करने के लिए, फ्री बिटकॉइंस कमाने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से इस ऐप को अभी ही डाउनलोड कर लो। देरी मत करना। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।